हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी जब मैंने ये कहा कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। इंटर बैंक का और ओपन मार्केट के डॉलर के रेट के फ़र्क को ख़त्म किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को रिड्यूस करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। जंग बॉर्डर पे नहीं लड़ी जानी, जंग इकोनॉमिक बॉर्डर पे लड़ी जानी है। एक टास्क फोर्स आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ बना दें ताकि उनके इश्यूज आप तक पहुंचे। कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके पास इख्तियारात प्रीवियस केयरटेकर गवर्नमेंट से ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का है। जहां पर अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, वहीं पर हुकूमत को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त इस सूरत हाल में एक बड़ा स्टेक होल्डर बिजनेस कम्युनिटी है। इस वक्त मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हूँ और यहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर काशिफ अनवर से इस हवाले से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, थोड़ा सा हम इस सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं एक मुलाकात की तरफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बिज़नेस कम्युनिटी की हुई थी। उसमें कुछ सजेशंस बिज़नेस कम्युनिटी ने दिए होंगे, कुछ सजेशंस जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने दिए होंगे। तो क्या सजेशंस बिज़नेस कम्युनिटी ने दिए? देखिए, मैं तो अपनी बात करूँगा कि जब मुझे मौका मिला अपनी बात को करने का तो मैंने सबसे पहले उनसे बात की कि इंटर बैंक का और ओपन मार्केट के डॉलर के रेट के फ़र्क को ख़त्म किया जाए। दूसरा, मैंने उन्हें ये कहा कि आपने अभी अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा कि आपने बहुत से टास्क फोर्सेस बनाए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक टास्क फोर्स आप बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बना दें ताकि इनके इश्यूज़ आप तक पहुँचें। तीसरी बात मैंने उनसे ये की कि ग्रे इकॉनमी जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से, आप कुछ ऐसा करें कि वो वाइट इकॉनमी का पार्ट हो जाए ताकि वो कंट्रीब्यूट करे। चौथी बात उनसे ये की कि बिजली के बिल इस वक्त सबसे बड़ा इशू है हमारी कम्युनिटी का। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को रिड्यूस करें और जो टैक्सेस हैं उनको आगे सर्दियों में ले जाएं ताकि इमीडिएट रिलीफ हम अपनी कम्युनिटी को दे सकें। और जो पांचवी और आखिरी बात मैंने उनसे की वो मैंने उनसे ये की कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए और हमें जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर नहीं बैठती, वो चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन नहीं करती, अगले 15 से 20 साल का लाहे अमल नहीं देती, तब तक आप इलेक्शंस ना करवाएं। उनकी क्या सजेशंस थी आगे से? और ये जो इलेक्शन वाला आपने कहा कि ना करवाएं, आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसकी वजह से भी इकॉनमी के ऊपर थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ रहा है? देखें, वो सबके पॉइंट्स नोट कर रहे थे, तमाम बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पर थी, वो सबके सजेशंस को अल्टीमेटली जिस पे वो जवाब देना चाहते थे उस पे जवाब देते थे, जिस पे नहीं देना चाहते थे वो नहीं देते थे। और जहाँ तक मेरे सवाल का ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी जब मैंने ये कहा कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। अब आप समझ जाएं या मैं समझ जाऊं कि वो क्या चाहते हैं कहना। और जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, देखें मैं नहीं समझता पाकिस्तान यहाँ पर इसीलिए पहुँचा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो ये जनरल साहब भी जानते हैं और मैंने उनकी हम 3.5-4 घंटे उनके साथ रहे। ही नोज़ कि जंग बॉर्डर पे नहीं लड़ी जानी, जंग इकोनॉमिक बॉर्डर पे लड़ी जानी है। इकोनॉमिक फ्रंट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी होगा जब हम सब एक पेज पे होंगे। और देखें, हम मिसाल देते हैं दूसरे ममालिक की, वहाँ हुकूमत के आने या जाने से आपकी पॉलिसी चेंज नहीं होती, यहाँ पर हमारे हुकूमत के जाने से पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर बैठें, हमें अगला 15 से 20 साल का लाए अमल दे दें। उसके बाद अब मैंने ये तो नहीं कहा कि इलेक्शंस ना कराएं, मैंने ये कहा है विद सब्जेक्ट टू कंडीशन कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप एक पेज पर बैठाएं, साइन करा लें, कल इलेक्शन करा लें। इट्स नीड ऑफ द आवर एज़ वेल कि आप पॉलिसी एक रखें। और बड़ी अच्छी बात है कि आप जब तक अगले 15 ईयर्स या 20 ईयर्स आपको पता होगा कि इस पॉलिसी पे हमने चलना है तो हुकूमत के बदलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त रियासती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह क्रैक डाउन किया जा रहा है,
शुगर माफियाज के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, स्मगलिंग की जो की जाती है डॉलर्स की, उनके ख़िलाफ़। लेकिन क्रैकडाउन मुस्तकिल हल नहीं है। हमने ये भी देखा कि करेंसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन मुस्तकिल हल ना होने की वजह से क्या निगरान हुकूमत के पास ऐसी चीज़ें या ऐसी सलाहियत है कि वो आगे इसको कंट्रोल कर सके? देखें, हुकूमत माँ होती है और बच्चे अगर शरारती हों और बात ना माने तो माँ उनको घर से नहीं निकाल देती। माँ सारी उम्र उनकी माँ रहती है और सारी उम्र उनका ध्यान रखती है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके पास इख्तियारात प्रीवियस केयरटेकर गवर्नमेंट से ज़्यादा हैं और ये बेहतर तरीके से जानते हैं। इनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है और ये तब तक उन फ्रंट्स पे लड़ते रहेंगे जब तक वो इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इस वक्त जो आपका इंटरबैंक का रेट स्ट्रॉन्ग है, ओपन मार्केट वीक है, 25 से 26 हज़ार रुपया सोना आपका नीचे आ चुका है। और जो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है, आप इस 15-20 रुपये 25 रुपये के फ्यूल को छोड़ दीजिए, आपका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्या और एक्सपेक्टेड था कि 2 से 3% आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इसका ना बढ़ना इज़ अ पॉजिटिव साइन। इट मीन्स कि ये अब वापसी की तरफ जाएगा अगर हमारी ये पॉलिसीज़ ऐसे कंटिन्यू रहती हैं। चीनी की कीमत नीचे आ चुकी है, आपका जो यूरिया नहीं मिल रहा था वो मिल चुका है। चलें, आप हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये कंटिन्यू नहीं भी रहता तो ये कुछ देर तो कंटिन्यू रहेगा और जितने आपके जो हमारा थेफ्ट था, IMF का सबसे बड़ा मसला क्या था, आपके वो कहता था इलेक्ट्रिसिटी के लाइन लॉसेस को रोकिए, थेफ्ट को रोकिए। और मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरे हिस्से का बिल आप क्यों दें? आप भी तो ये इतराज़ करती थी कि भाई मैं किसी के हिस्से का बिल क्यों दूँ। तो जिनके खिलाफ़ FIRs हो गई हैं, जिनके खिलाफ़ गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है और जो हमारा सर्कुलर डेट था 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ का, अगर वो पैसे उसमें से आधे भी आ जाते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं है? क्या हम नहीं चाहते कि वो आएँ? नहीं, बिल्कुल बेहतर है और बिल्कुल सही क्रैकडाउन हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो उसमें हमारे रियासती इदारे इन्वॉल्व हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन आगे क्योंकि मुस्तकिल तो वो साथ नहीं चल सकते ना कि क्रैकडाउन्स में वो हमेशा साथ रहेंगे। निगरान हुकूमत जो है इस वक्त हमारी, वो ये सलाहियत रखती है कि वो ये क्रैकडाउन्स जो है वो इनको यकीनी बना सके। जब तक निगरान हुकूमत है तब तक क्रैकडाउन्स रहेंगे। अब वो कब तक है मुझे नहीं पता। आपकी स्माइल बड़ी सरकास्टिक सी थी। और इसी के साथ एक और मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसके हवाले से आपको क्या लगता है, क्या नुकसानात उसकी वजह से हमें हो रहे हैं? देखें, हमारा जो इलीगल ट्रेड है वो हमें ईरान के बॉर्डर्स को भी चेक करना है, हमें अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स को भी चेक करना है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड येस इज़ अ वेरी बिग इशू और हमारी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दौरान भी किसी ने ये पॉइंट उठाया और उन्होंने कहा, और अब आप देख रही हैं कि बॉर्डर्स पे पहले से बेहतर हिकमत अमली है। लेकिन थोड़ा सा टाइम दें। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पैगाम भी था वो भी यही था कि सब्र के दामन को ना छोड़िए, ट्रस्ट कीजिए, तवक्कल कीजिए। बुरे हालात हैं, अगर आप लोग इकट्ठे रहेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और जो एक जुमला कहते थे, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ गोइंग टू टेक ऑफ वेरी सून, मैं भी ये समझता हूँ कि अगर हमने इन पॉलिसीज़ को 2-3-4 महीने कंटिन्यू करा तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मिसाकी मईशत की बात की, तो आपको क्या लगता है क्या लाहे अमल होना चाहिए और आपके नज़दीक ये क्या है? देखें, सबसे पहले तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के देखना होगा, हमने क्या इस मुल्क को ट्रेडिंग कंट्री बनाना है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमने वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना है, हमने क्या टैक्स बेस को बढ़ाना है। ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे उनका मुत्तफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ़ ये कह देना कि हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, कैसे, क्या हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, क्या हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। और पिछली हुकूमतों में क्या होता रहा, एक हुकूमत आती है वो कहती है इसको इंपोर्ट खोल दो, एक हुकूमत आती है वो कहती है इंपोर्ट को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं होगा, हमें 20 से 25 साल का उस पर हमें देना होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें, अगर हम टैक्स बेस को बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर सबको टैक्स नेट के अंदर आना होगा। हमारा मुल्क 25 करोड़ आवाम और सिर्फ 35 लाख लोग इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें,
नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि बहुत से लोग टैक्स उनका एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, लेकिन वो अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अपनी रिटर्न को फाइल करना है। तो जहाँ तक अब ये बात है कि ये इस पे अमल दरामद कैसे होगा, कौन कराएगा, होगा नहीं होगा, हम बिज़नेस कम्युनिटी का काम है आवाज़ को उठाना, सजेशंस को देना। मैं पिछले 1 साल से ये आवाज़ को उठा रहा हूँ कि हमें पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, पहले हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। ये बैठें करें। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुझसे पूछ के किया था, जब नीड थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आपने किया था ना। तो नाउ दिस इज़ द टाइम वी नीड द चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि देखें वो मुल्क जो हमसे टूटा वो आगे चला गया, वो मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए हमसे आगे चले गए। अफ़गानिस्तान की करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर देखें हमें अब कुछ ऐसे फ़ैसले करने होंगे कि हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। थैंक यू सो मच, इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत अच्छे सजेशंस थे आपके। आई होप कि डॉक्यूमेंटेशंस हम सब लोग पहले खुद से शुरू करें, और फिर ये जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं और आप मिल के हम हो जाएगा, इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन भी होगा, और जो हमारे इकोनॉमिकल इशूज़ हैं उनको भी हम बहुत जल्द ओवरकम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।